नमस्कार। हाँ। आज हम एक बहुत ही गहरे विचार पर बात कर रहे हैं। हाँ। वो विचार जिसने सदियों से दार्शनिकों को मतलब उलझाए रखा है, शून्यता। बिल्कुल, नथिंगनेस। हाँ, हमारे पास जो सामग्री है वो इसी जटिल अवधारणा की पड़ताल करती है और ये ऐसे सवाल उठाती है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जैसे कि कुछ क्यों है जबकि कुछ भी नहीं हो सकता था, या फिर ये कि अगर कुछ होता ही नहीं तो क्या होता। ये सवाल सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है। नहीं। ये असल में समझने की कोशिश है कि अस्तित्व मतलब एग्जिस्टेंस आखिर है क्या? क्या कुछ नहीं होना भी मुमकिन है? सही। और यहीं से शून्यता का दर्शन शुरू होता है। और ये देखना दिलचस्प है कि अलग-अलग सभ्यताओं ने इसे कितने अलग-अलग तरीकों से देखा है। हाँ, चलिए पश्चिम से शुरू करते हैं। जो प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे, हाँ, जैसे पैरमेनाइड्स, वो तो इस विचार से बिल्कुल सहमत नहीं थे। उनका तर्क बड़ा सीधा था। क्या था कि भाई जो है वो है, जो नहीं है वो हो ही नहीं सकता। उनके लिए तो ना होना या शून्यता ये सोचना भी लॉजिकली तार्किक रूप से असंभव था। सही कहा। और अरस्तु ने भी इसी बात को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा था कि प्रकृति शून्यता से घृणा करती है, मतलब नेचर अबॉर्स अ वैक्यूम। अच्छा। उनके लिए तो दुनिया चीजों से भरी हुई थी, कोई खालीपन, कोई शून्य, ऐसी कोई असली चीज हो ही नहीं सकती थी। तो मतलब पश्चिमी सोच में शून्यता ज्यादातर एक पूरा अभाव, एक नामुमकिन स्थिति मानी गई। बिल्कुल, एक तरह से नकारात्मक धारणा। कमाल है। लेकिन अगर हम पूरब की तरफ देखें तो नजारा बिल्कुल बदल जाता है। हाँ बिल्कुल। वहाँ शून्यता एक बहुत ही केंद्रीय सेंट्रल कॉन्सेप्ट है, खासकर बौद्ध धर्म में। पर यहाँ इसका मतलब कुछ अलग है ना? बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है। बौद्ध धर्म में शून्यता या शून्यता, इसका मतलब खालीपन या विनाश नहीं है। अच्छा, तो क्या है? इसका एक गहरा मतलब है कि कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति अपने आप में मतलब इंडिपेंडेंटली मौजूद नहीं है। हर चीज दूसरी चीजों पर निर्भर है। सब कुछ एक बहुत ही जटिल इंटरकनेक्टेड जाल का हिस्सा है और सब लगातार बदल रहा है। यानी अनित्य है। हाँ, ये अनित्यता और अनात्मन यानी नो सेल्फ के सिद्धांत से जुड़ा है। तो ये खालीपन असल में चीजों के आपस में जुड़े होने और उनके स्वतंत्र अस्तित्व ना होने का बोध है। ये तो पश्चिमी सोच से एकदम मतलब उल्टा है। सही कहा, बिल्कुल विपरीत। और अगर ताओ धर्म की बात करें तो वहाँ शून्यता को और भी पॉजिटिव और रचनात्मक रूप में देखा गया है। रचनात्मक कैसे? वहाँ इसे संभावनाओं का, पोटेंशियल का स्रोत माना जाता है। जैसे लाओ ताजू की वो मशहूर बात है ना, कौन सी? हम मिट्टी से घड़ा बनाते हैं पर उसके अंदर का खालीपन ही उसे उपयोगी बनाता है। अरे वाह, हाँ बिल्कुल। पहिए के बीच का जो खालीपन है वही उसे घूमने देता है। तो यहाँ शून्यता पैसिव नहीं है बल्कि एक्टिवली चीजों को संभव बना रही है। क्या बात है। ये निर्भरता का बौद्ध विचार और ताओ धर्म की ये रचनात्मक शून्यता, ये दोनों ही बहुत दिलचस्प हैं। ये दिखाते हैं कि खालीपन को सिर्फ अभाव नहीं बल्कि जुड़ाव और संभावना के तौर पर भी देखा जा सकता है। लेकिन जब हम आधुनिक पश्चिम में आते हैं तो अस्तित्ववादी विचारकों ने इसे बिल्कुल अलग लेवल पर देखा। हाँ, उन्होंने इसे व्यक्तिगत मानवीय अनुभव से जोड़ा। कैसे? 20वीं सदी में जैसे मार्टिन हाइडेगर और जॉन पॉल सार्त्र थे। हाँ, सार्त्र का नाम तो बहुत सुना है। बिल्कुल। तो हाइडेगर ने कहा कि जब हम मौत का सामना करते हैं, अपने अस्तित्व के अंत के बारे में सोचते हैं, तो हमें एक तरह की शून्यता, नथिंगनेस का एहसास होता है। अच्छा। और ये एहसास हमें अपने होने के मायने पर गहराई से सोचने को मजबूर करता है। और सार्त्र? उन्होंने तो इसे मानवीय स्वतंत्रता का आधार ही बना दिया। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, शून्यता आजादी कैसे देती है? देखिए, सार्त्र का तर्क ये था कि इंसान की जो चेतना है, कॉन्शियसनेस, उसकी एक खास बात है, वो हमेशा कुछ नहीं की कल्पना कर सकती है। कुछ नहीं की कल्पना मतलब हम जो हैं उसके साथ साथ हम ये भी सोच सकते हैं कि हम क्या नहीं हैं या क्या हो सकते थे या भविष्य में क्या बन सकते हैं। ये जो न होने की क्षमता है, ये जो एक तरह का खालीपन है चेतना में, यही हमें किसी तयशुदा पहचान या सार, जिसे वो एसेंस कहते थे, उससे मुक्त करता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि हम पहले से डिफाइंड नहीं हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि हमारा कोई फिक्स नेचर नहीं है, इसीलिए हम चुनने के लिए आजाद हैं कि हम क्या बनेंगे। हम अपने एक्शन से खुद को बनाते हैं। यानी हमारी पहचान का कोई ठोस निश्चित आधार नहीं है, और यही शून्यता हमें अपनी जिंदगी को अपने चुनाव से आकार देने की आजादी देती है।
ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल। लेकिन क्या ये स्वतंत्रता एक तरह का बोझ नहीं है, बिना किसी तयशुदा रास्ते के? हाँ, सार्त्र मानते थे कि ये आजादी एक गहरी जिम्मेदारी और एक तरह की चिंता, जिसे वो एंग्स्ट कहते थे, वो लाती है, क्योंकि सारे चुनाव हमारे हैं। सही बात है। लेकिन यही हमें एक प्रामाणिक, ऑथेंटिक जीवन जीने का मौका भी देती है। तो यहाँ शून्यता डर या कमी नहीं, बल्कि संभावना और चुनाव का एक मैदान बन जाती है। तो हमने देखा कि शून्यता की ये जो अवधारणा है, ये कितनी बहुरूपी है। पश्चिम में इसे लॉजिकली नामुमकिन माना गया, वहीं पूर्वी दर्शन ने इसे वास्तविकता की प्रकृति बताया, जैसे बौद्ध धर्म में, या फिर रचनात्मक संभावना जैसे ताओ धर्म में। बिल्कुल। और फिर आधुनिक अस्तित्ववाद ने इसे हमारी चेतना, हमारी स्वतंत्रता के केंद्र में रख दिया। ये सारे अलग अलग विचार, चाहे वो इंटरडिपेंडेंस हो, रचनात्मक खालीपन हो या चुनने की आजादी, हाँ, ये सब दिखाते हैं कि शून्यता सिर्फ एक नेगेटिव या डरावनी चीज नहीं है, बल्कि ये हमें अस्तित्व के सबसे बुनियादी, सबसे बड़े सवालों पर वापस ले जाती है। जैसे ब्रह्मांड के उत्पत्ति का ही सवाल है कि क्या सब कुछ नहीं से शुरू हुआ। हाँ, ये एक पहेली है जो आज भी वैज्ञानिकों और दार्शनिकों दोनों को उलझाए हुए है। सही कहा। और ये हमें ये सोचने पे भी मजबूर करता है कि क्या हम अपनी जिंदगी में जिन्हें कमियां या खाली जगहें मानते हैं, क्या उन्हें एक अलग नजरिए से देखा जा सकता है? बिल्कुल। शायद यही वो विचार है जिसके साथ हम अपने श्रोताओं को छोड़ सकते हैं। क्या? कि अगर शून्यता, चाहे वो चीजों का स्वतंत्र अस्तित्व ना होना हो या हमारी अपनी कोई तयशुदा पहचान का ना होना हो, अगर ये हमें जुड़ने या चुनने की संभावना देती है, हाँ, तो क्या हम अपने जीवन के तथाकथित खालीपन या अभावों को सीमाओं की तरह देखने के बजाय एक खुले कैनवस की तरह देख सकते हैं? एक ऐसी जगह जहां कुछ नया रचा जा सके। सोचने के लिए एक दिलचस्प विचार है।